सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो बच्चों, आपका आज की गणित की कक्षा में फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्गमूल के बारे में जाना, वर्ग क्या होता है, संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना और आपने उसको ध्यानपूर्वक सीखा। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे घनमूल। सबसे पहले हम देखेंगे घन की पहचान। घन आखिर क्या होता है? बच्चों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब किसी संख्या के ऊपर कोई घात होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घातांक। और जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ग। उसके बाद बच्चों, जब किसी संख्या की घात 3 हो तब क्या कहेंगे? ये एक प्रश्न है ना बच्चों, तो इसी प्रश्न का जवाब हम इस भाग में जानेंगे। बच्चों, ये एक घन है। मान लीजिए इस घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। जब हम एक घन और इस तरीके के 2 घन लेते हैं तो यहाँ भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? एक और एक 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब देखिए, अब इस 2 सेंटीमीटर के घन में कितने घन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कुल घन कितने हैं? 8। यानी कि 2 का घन हुआ 8 और 1 का घन क्या है? 1। तो घन जिस तरह हम वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं तो घन में हम कितनी बार गुणा करेंगे? 1, 2, 3। 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 बराबर 8। तो इससे स्पष्ट है कि 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का घन 8, 2 का घन जो कि 8 है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम 3 का घन करते हैं, जब 3 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 की घात 3 बराबर 27। ठीक उसी प्रकार 4 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो बच्चों, घन हम कैसे निकालते हैं? जब किसी संख्या की घात 3 होती है या उस संख्या को जो हम 3 बार स्वयं से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या की घन कहलाती है। तो 5 की घात 3, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 पंजे 25 पंजे 125। 6 की घात 3, 6 छिंग 36, 36 छिंग 216। ठीक उसी तरह 7 का करेंगे हम। 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप 8 का करके देखेंगे। 8 का 8 गुना 8, 8 अट्टे 64 और 64 को 8 से गुणा करेंगे 512। ठीक उसी तरह 9 की घात 3, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार 9 को गुणा करेंगे। 9 निम 81 निम 729। और ठीक उसी तरह जब हम 10 की घात 3 करेंगे यानी 10 का घन करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 धाम 100 धाम 1000। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह से हमें कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या को जब हम 3 बार गुणा करेंगे
तो संख्या का घन निकल के प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वही जो अभी मैंने आपको बताया, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होता है। आओ घन निकालना सीखें। तो बच्चों, अभी जैसे हमने पीछे 3 का, 4 का, 5 का घन निकाला, ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्याओं का भी हम घन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4/5, तो 4/5 का घन यानी कि 4/5 की घात 3, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 4/5 गुना 4/5 और गुना 4/5, इसको गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 5 का घन 5 पंजे 25, पंजे 125। तो इस तरह बच्चों 4/5 का घन क्या निकल के आया? 64/125। ठीक उसी तरह -5/6 का घन, -5/6 गुना -5/6 और गुना -5/6 बराबर, माइनस यहाँ पर 3 बार है तो पहले हम माइनस के चिन्ह की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। 5 का घन क्या होता है? 125 और 6 का घन होता है 216। तो बच्चों, इस तरह से -5/6 कोई भी परिमेय संख्या, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, उसका हमें अगर घन निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसको 3 बार गुणा कर देंगे और प्राप्त गुणनफल हमारा घन कहलाएगा। 0.5, अब एक दशमलव का भी करके देखते हैं। 0.5 का घन, तो 0.5 की घात 3 लिखेंगे और इसको 3 बार गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, पंजे 125। अब हम यहाँ देखेंगे दशमलव कितनी संख्या के बाद है, कितने अंकों के बाद है? 1 2 3, 3 अंक हैं तो 1 2 3, तो 0.5 का घन हो जाएगा 0.125। ठीक है बच्चों। अब बात आती है धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का घन। बच्चों, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का घन करते हैं तो दोनों के बीच में क्या अंतर आता है, दोनों में ऐसी क्या खास बात होती है? देखिए, हम जानते हैं कि प्लस गुना प्लस गुना प्लस, जब हम प्लस को 3 बार गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है प्लस। उसी तरह जब माइनस को हम 3 बार गुणा करते हैं, माइनस गुना माइनस, तो गुणनफल आता है माइनस। इसका मतलब है कि जब धनात्मक की 3 संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल धनात्मक ही आता है, और माइनस को जो हम गुणा करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को जो हम गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। आइए इस तालिका को देखते हैं। यहाँ हमने धनात्मक संख्याओं का घन किया है और यहाँ हमने ऋणात्मक संख्याओं का घन किया है। आप देख रहे हैं, जब धनात्मक 3 का जब घन किया जा रहा है, 3 गुना 3 गुना 3, तो प्राप्त गुणनफल धनात्मक 27 है। उसी तरह जब 2/7 परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या का घन किया जा रहा है तो गुणनफल धनात्मक में 8/343 प्राप्त हो रहा है। और जब ऋणात्मक संख्या का घन कर रहे हैं -5 का, तो -5 का घन -125 और -9/8 का 729/512। तो दोनों तरफ घन करने पर हमें पता चला कि धनात्मक संख्याओं का जब हम घन करते हैं तो उसका घन, जो प्राप्त घन होता है वो धनात्मक ही होता है, और जब हम ऋणात्मक संख्याओं का घन करते हैं तो प्राप्त गुणनफल ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। उसके बाद बात आती है सम संख्याओं व विषम संख्याओं का घन।
सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्ग के बारे में बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं। जिस तरह वर्ग में होता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, उसी तरह जब हम यहाँ घन की बात करते हैं तो बच्चों देखिए क्या होता है। इस तालिका पे हम एक नज़र डालते हैं। 11, आप जानते हैं 11 एक विषम संख्या है। जब 11 का घन किया जा रहा है तो संख्या प्राप्त होती है 1331, जो कि एक विषम संख्या है। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं 12 एक सम संख्या है। जब 12 का घन किया गया तो गुणनफल प्राप्त हुआ 1728, जो कि एक सम संख्या है। उसी तरह 13 का घन 13, जो कि हमारी एक विषम संख्या है, घन करने पे जो संख्या प्राप्त हुई वो एक विषम संख्या है। 14 सम संख्या है। 14 का घन करने पे 2744, जो कि एक सम संख्या है। इसी तरह बच्चों जब हम इस तालिका का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि सम संख्या का घन करने पर सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या का घन करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। तो उपरोक्त सूची से बच्चों स्पष्ट है कि जब सम संख्याओं का घन किया जाता है तो सम संख्या प्राप्त होती है और जब विषम संख्या का घन किया जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं। ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण घन का मतलब पूरा घन। तो बच्चों पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है जब किसी प्राकृतिक संख्या का घन किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या कहलाती है। आइए इस तालिका में देखते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याएं ली हैं कुछ और उनका हमने घन किया है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो बच्चों ऊपर जो हमने प्राकृतिक संख्याएं ली उनके घन से जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त हुई पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं। तो सारणी से स्पष्ट है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में केवल कितनी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के बीच में हमारे पास केवल 10 ही घन प्राकृतिक संख्याएं हैं बस। बाकी और जो संख्या वो हमारी पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन होने पर घन से प्राप्त होने वाली संख्या प्राकृतिक एक घन प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद आगे चलते हैं पूर्ण घन संख्या की जांच। यहाँ हम देखते हैं 2 का जब हम घन करते हैं तो 2 की घात 3। तो आप जानते हैं 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। जब हमने 6 का घन किया 6 को 3 बार गुणा किया, बड़ा आंसर आया, उत्तर आया 216। तो ऊपर जब हम घन करते हैं तो उससे पता चलता है कि जब किसी पूर्ण संख्या के घन से प्राप्त कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब यहाँ देखिए हमने संख्या ली 1 का अभाज्य गुणनखंड किए हमने 1 गुना 1 गुना 1। यहाँ पर 3 का त्रिक बन गया है, अतः पूर्ण घन संख्या है। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस तरह वर्ग में आपको याद होगा, वर्ग में जब हम अभाज्य गुणनखंड करते थे हम 2-2 अंकों के समूह बनाते थे। तो वर्ग में हमारे जोड़े बनते हैं 2 अंकों के और घन में हम 3 अंकों के समान जोड़े बनाते हैं जिन्हें हम त्रिक कहते हैं। तो जिसमें हमारे त्रिक बन जाएंगे और कोई भी अंक हमारा शेष नहीं बचेगा, वो हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो इसी तरह जब हमने 1 में ये इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर ये
3 का त्रिक बन गया और कोई भी हमारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचा, अतः ये पूर्ण घन संख्या है। उसी तरह जब हम 2 का हमने किया तो 2 गुना 1, अब 2 एकम 2, अब यहाँ पर 2 का कोई त्रिक नहीं बना, 2 केवल एक बार आया और फिर दूसरा 1, क्योंकि इसमें 3 का त्रिक नहीं बना, अतः ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं 4 में करते 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 दूनी 4 एकम 4, इसमें भी क्या हुआ बच्चों, 3 का त्रिक नहीं बना, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है? आइए देखते हैं, हम 243 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं क्या इसमें त्रिक हमें प्राप्त हो रहे हैं। आइए, एक त्रिक हमारा ये बन गया, और एक ये। पहले में हमारे 3 का समूह बन रहा है, पर दूसरे में केवल हमारे पास 2 3 है और एक 3 की अभी हमें जरूरत है। इसका मतलब है कि इसमें पूरी तरह से त्रिक नहीं बन रहे हैं, अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसी तरह क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है? 729 का भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीन से करेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब आइए बच्चे इसमें देखते हैं क्या हमारे त्रिक प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, एक समूह हमारा 3 अंकों का ये बन गया और एक समूह हमारा ये बन गया। 3 समूह यानी कि हमारे इसमें 2 त्रिक बन गए। तो हम कह सकते हैं कि 729 एक पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जिसमें हमारे त्रिक बन जाएंगे और कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचेगा, वो हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाता है, और जिसमें शेष बच जाएगा वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो बच्चों अब तक हमने जितना बताया उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे निष्कर्ष निकलता है कि 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं, 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी बताई थी बच्चों? केवल 10 हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। और 1000 तक की संख्याएं जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, ऊपर की 10 संख्याओं को छोड़कर बाकी की जो संख्याएं हैं 1 से 1000 तक की, वो हमारी पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जब उस प्राकृतिक संख्या का हम घन करते हैं और उससे जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी प्राकृतिक घन संख्या कहलाती है। तो इसी तरह बच्चों आपको इन सवालों का प्रयास करना है। अब है घनाकार वस्तुओं की पहचान। आपने देखा होगा बच्चों, आप इसको पहले देख चुके हैं।
ये आपने अपने घर में देखा होगा, इसको हम क्यूब बोलते हैं। इसे ऐसे करके खेलते हैं ना। तो बच्चों ये हमारा एक घनाकार आकृति है। ये घनाकार आकृति कैसे है, इसे घनाकार आकृति क्यों कहते हैं? ये देखिए बच्चों, मेरे हाथ में क्या है, ये चौकोर पेपर है, एक पेज है। इसमें आप बच्चों देख रहे होंगे लंबाई और चौड़ाई। इसमें केवल आपको दो आयाम दिखेंगे इसके, एक लंबाई का और एक चौड़ाई का। परंतु बच्चों जब इसी तरह के एक पेपर को हम इस तरह से हम घनाकार शेप देते हैं तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें आपको तीन आयाम दिखाई देते हैं। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारी बराबर होती हैं। तो इस तरह से बच्चों जो वर्ग होता है वो हमारी 2D आकृति कहते हैं, जिसे हम दो आयाम आकृति, और जो घन होता है वो हमारी होती है तीन आयाम आकृति, जिसमें तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे देखिए बच्चों, ये कुछ वस्तुएं हैं जो आप अपना परिवेश में, अपने घर में आम तौर पे आप इन्हें देखते हैं। आइए इन्हें पहचानते हैं। ये क्या है? ये हैं पनीर के टुकड़े। जो पनीर के टुकड़े हैं वो हमारे घनाकार आकृति के होते हैं। किस तरह होते हैं? देखिए इस तरह की शेप होती है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसी तरह ये बर्फ के टुकड़े ऐसी होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सेम ये हमारा लूडो का डाइस होता है, ये भी हमारा किस आकृति के होता है? घनाकार आकृति का होता है। ये देख रहे हैं। और ये क्यूब जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती हैं, इसलिए इसे हम घनाकार आकृति बोलते हैं। तो घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब है घन का ज्यामितीय निरूपण। अब घन का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। ये हमारे पास एक घन है जो कि 1 सेंटीमीटर भुजा का है। इसी तरह से जब हम 1 सेंटीमीटर भुजा के हम घन लेते हैं दो, तो ये 2 सेंटीमीटर भुजा के देखा आपने। तो इसमें कितने घन आए? देखिए इसे दोबारा देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप यहाँ देखिए, जब 1 सेंटीमीटर घन के हमने दो घन एक साथ लिए तो टोटल 2 सेंटीमीटर भुजा का एक ही हमारा बड़ा घन बन गया। तो इसमें टोटल हमारे कितने घन बने? 1 सेंटीमीटर के 8 घन बने। तो 2 का घन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 8। तो इस तरीके से घनाकार आकृति का जो ज्यामितीय रूप होता है वो इसी तरीके से निरूपित किया जाता है। तो उपरोक्त में आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर भुजा का घन 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर भुजा के मतलब ऊपर जो आपको 2 घन दिए, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा का, जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में एक ही घन है और उसका आयतन भी क्या है? एक घन सेंटीमीटर। और वहीं जब हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का हम आयतन निकालते हैं तो उसमें उसका घन निकल कर आता है 8 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार घन का प्रयोग हम घनाकार वस्तुओं का आयतन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। आओ करके सीखें। आइए बच्चों, अब एक सवाल है, एक प्रश्न है आपके लिए कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार डब्बे, एक घनाकार डिब्बा है जिसकी 3 सेंटीमीटर भुजा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इस तरह के घनाकार डिब्बे में 1 घन सेंटीमीटर की घनाकार
कितनी बर्फी के पीस रखे जा सकते हैं? तो देखिए 3 सेंटीमीटर का हमारा घनाकार डिब्बा है, तो 1 2 3, उसमें हमें रखने 1 घन सेंटीमीटर के। तो नीचे की लेयर में हमारे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे की एक तह में कितने आए? 9 पीस। उसी तरह अगली तह में कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 पीस। तो कुल पीस कितने हो गए अभी तक? 18 पीस हो गए। उसी तरह जब ऊपर की तह, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी तो 3 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी हमारे 9 पीस आ गए। तो टोटल कितने पीस आ गए उसमें? 27 पीस। तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनको भुजा गुना भुजा करते हैं। फिर भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 को 3 बार गुना करा तो उत्तर आया 27 घन सेंटीमीटर। अब है घनमूल की अवधारणा। घनमूल बच्चों जिस तरह से वर्गमूल में होता है कि वर्ग का मूल, वर्गमूल, उसी तरह घनमूल घन का मूल। तो जो मूल होता है आप जानते हैं मूल क्या होती है? जड़। तो घन की जड़ क्या होती है? घनमूल। घन जमा मूल बराबर घनमूल। आइए यहाँ देखते हैं 2 का जब हम घन करते हैं तो 2 का घन करने पर हमें प्राप्त होता है 8, और 2 का घन है 8, तो 8 का घनमूल क्या हुआ? 2। दो का घन 8 और 8 का घनमूल 2। उसी तरह हम -4 का जब घन करते हैं तो -64 होता है, और -64 का घनमूल हमें प्राप्त होता है -4। तो बच्चों ऊपर हमें करने पर पता चलता है कि घन और घनमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं। यानी कि जो घन और घनमूल के बीच का संबंध क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है, विलोम होता है। अब है घनमूल का चिन्ह। बच्चों इस चिन्ह को आप पहले पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं। किस चीज का चिन्ह है ये? इस चिन्ह को बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। जब इसी चिन्ह में यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है तो ये चिन्ह हमारा बन जाता है घनमूल का चिन्ह। किस चीज का चिन्ह बनता है ये? घनमूल। और इसको हम करनी भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर यदि हम 3 लिख देते हैं तो वह घनमूल के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। घनमूल के चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं? 1 का घनमूल इस तरह से, 2 का घनमूल 2, और 27 का घनमूल 27। तो इस प्रकार घनमूल को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, और घनमूल के चिन्ह को हम करनी भी कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने घन की अवधारणा को समझा, घन की पहचान करना सीखा, और की संख्या का घन ज्ञात करना सीखा। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के घन की हमने विशेषता को जाना कि धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक होता है। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याओं की पहचान की और उनकी जांच की, और घनाकार वस्तुओं की पहचान और उनका ज्यामितीय निरूपण को समझा। घनमूल की अवधारणा, घन और घनमूल के बीच के संबंध को और उसके चिन्ह को पहचान करके उसका प्रयोग करना सीखा। तो बच्चों जो भी हमने अभी तक सीखा उसी के बेस पे आपका एक ये छोटा सा टेस्ट है। इसको आप करेंगे कि किस संख्या का घन 64 है। 1/5 का घन ज्ञात करना है। घन ज्ञात करने के लिए हम उसे 3 बार गुणा करेंगे। आपका गृह कार्य बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 100 पर दी गई अभ्यास 3A को अपनी कॉपी में हल करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
ऐसे ही अच्छे से बच्चे पढ़िए और खूब अच्छे से ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। धन्यवाद।